चलिए, इस चैप्टर में हमने 3 अकाउंट्स के बारे में जाना है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तीनों की पहचान अब तक आपको हो गई होगी, तीनों के रूल्स आपको क्लियर है। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आज हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख रहे हैं। पहला टॉपिक है स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि अब हम ये देखेंगे कि जब डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा जाता है तो डबल एंट्री सिस्टम में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, हमने पहले चैप्टर में अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हमने पहला स्टेप पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन का, दूसरा स्टेप मेजरमेंट का पढ़ा था। उसके बाद जो हमने स्टेप्स पढ़े थे वही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इस पॉइंट से, डबल एंट्री सिस्टम से हम रिकॉर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग में आपको याद होगा, सबसे पहले हम कहाँ रिकॉर्डिंग करते थे? एक बड़ी बुक में रिकॉर्ड करते थे। जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि हम अगर पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले हम एक रफ नोटबुक में सारी चीजें एंट्री करते हैं। अकाउंट्स में से क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग। तो सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम में क्या काम किया जाता है? सबसे पहले जनरल बुक्स तैयार की जाती है। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें एक प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी सारी ट्रांजेक्शन्स को एक ही जगह रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे जनरल कहा जाता है। कई बार अगर ये लगे कि बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स है तो जनरल के भी छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं, जिसे सब्सिडरी बुक्स या सब डिविजन्स ऑफ जनरल कहा जाता है। इसके बाद अगला काम होता है हमारा क्लासिफिकेशन का। हम क्या करते हैं, जो हमने रफ नोटबुक में सारे सब्जेक्ट का काम कर दिया, उसकी वजह से अलग अलग नोटबुक बना देते हैं। अकाउंट्स की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, बिजनेस की अलग। ऐसे ही अकाउंटेंट क्या करता है कि जो बड़ी नोटबुक जनरल में ट्रांजेक्शन्स एंटर की हैं, उसकी फिर छोटी छोटी बुक्स तैयार करता है। जैसे उसमें से जितने भी परचेजेस होगी उसकी एक अलग परचेज की बुक बना दी, जिसे परचेज लेजर कहते हैं। जितनी भी सेल्स होगी उसकी एक सेल्स की बुक बना दी, जिसे सेल्स लेजर कहते हैं। अगला स्टेप क्लासिफिकेशन का होता है। फिर लास्ट स्टेप समरी। डबल एंट्री सिस्टम में हमारे 3 प्रोसेस ही होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम है। समरी, जब जनरल एंट्रीज भी तैयार होगी, जनरल बुक्स भी तैयार होगी, लेजर्स भी तैयार होगी, उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। क्योंकि लेजर में भी बेशक हम परचेज बुक बना रहे हैं, परचेज बुक भी डेट वाइज सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो डेट वाइज बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो हम उसकी समरी लिख देते हैं। समरी का मतलब उसके बैलेंसेस टोटल करके लिख देते हैं। ट्रायल बैलेंस बेसिकली आपका सिंपल टी शेप का बनता है, जिसमें जितने भी डेबिट आइटम्स हैं, यानी जितनी भी चीजें जो डेबिट साइड में लिखी जाएंगी वो यहाँ पे एंटर हो जाती है डेबिट साइड में, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है। और जितने भी ऐसे अकाउंट्स जो क्रेडिट होने चाहिए वो लिखे जाएंगे क्रेडिट साइड। ये आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, और इसके बैलेंस से हमें पता चलता है हमने काम ठीक किया या गलत किया, हमने चीजें सही तरीके से रिकॉर्ड की है या गलत तरीके से रिकॉर्ड की है। क्योंकि आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो इसका मतलब जितना टोटल डेबिट साइड का आएगा उतना ही टोटल क्रेडिट साइड का आना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम आता है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने गलती नहीं की। हालांकि फिर भी गलतियां हो सकती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में क्या क्या हो सकते हैं। तो अगला काम होता है ट्रायल बैलेंस बनाना, जिसमें डेबिट साइड का टोटल मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। इसकी मदद से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं, बैलेंस शीट बनते हैं। हम 14 चैप्टर में सीखेंगे बनाना। अगला टॉपिक हमारा एडवांटेजेस क्या क्या है डबल एंट्री सिस्टम की, या क्यों ये इतना पॉपुलर है। देखिए, 2 सिस्टम पढ़े हमने, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, और दोनों में जब हमने पढ़ाई की तो आपको ये पता है ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, ज्यादा पॉपुलर डबल एंट्री सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम के मुकाबले। ऐसा क्यों है कि डबल एंट्री सिस्टम ज्यादा पॉपुलर है? भाई कुछ ना कुछ उसके फायदे होंगे, कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगी, तभी पॉपुलर है। तो क्या एडवांटेजेस है? पहली एडवांटेज, सिस्टमेटिक सिस्टम है। सिस्टमेटिक साइंटिफिक सिस्टम है। कैसे? क्योंकि देखिए, साइंटिफिक चीजें क्या होती है, साइंस में आप स्पेसिफिक रूल्स पढ़ते हैं, आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ एक साइंटिफिक नॉलेज है, उसमें एज इट इज रूल्स हैं, एज इट इज फॉर्मूले जो इम्प्लीमेंट होंगे। ऐसे ही यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के तहत काम होता है।
तो एक सिस्टम के तहत काम हो रहा है, ऐसा नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम की तरह कि अपनी मर्जी से हम किसी भी प्रकार से रिकॉर्डिंग कर सकें। तो सिस्टमेटिक सिस्टम है। सिस्टमेटिक सिस्टम का क्या फायदा होता है? सिस्टमेटिक सिस्टम का ये फायदा होता है कि इस पर भरोसा ज्यादा किया जा सकता है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, इसमें हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। जब हमने सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा था उसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक रिकॉर्ड होती थी। इसमें पर्सनल एंड इम्पर्सनल, यानी पर्सनल, रियल, नॉमिनल, क्योंकि पर्सनल, रियल, नॉमिनल में तीनों अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट है सारे कवर हो जाते हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, हम कुछ भी इग्नोर नहीं करते, कुछ भी मिस नहीं करते। प्रिपरेशन और ट्रायल बैलेंस, डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट साइड की वैल्यूज लिखते हैं, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी है या नहीं। अर्थमेटिक एक्यूरेसी का मतलब अगर डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आ गया तो इसका मतलब हमने मेन काम सही किया है। हो सकता है कुछ छोटी मोटी एरर्स हो गई होंगी, किस प्रकार की एरर्स वो हम देखेंगे अभी। कुल मिला के ये बताता है कि हमने काम ठीक किया है, हमने एक्यूरेट काम किया है। सो एक्यूरेसी को चेक करने के लिए भी डबल एंट्री सिस्टम सही है। अब क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनता है, इसकी मदद से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। और ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हर बिजनेसमैन को ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि उसके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि जो बिजनेस है वो अपने कर्ज, अपने लायबिलिटीज को चुकाने की स्थिति में है या नहीं है, उसके पास कितना कैश है, कैश नहीं तो कितने एसेट्स हैं जिसको कैश में बदल के वो अपने लायबिलिटीज को चुका सकता है। सो बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में पता लगाना। एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में पता लगता है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट बनती है ट्रेडिंग अकाउंट से, बैलेंस शीट बनती है ट्रायल बैलेंस से, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रायल बैलेंस से। सो क्योंकि ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम में बनता है, सो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम की मदद से बैलेंस शीट बनती है जिससे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें सिंगल एंट्री सिस्टम से नहीं पता लग सकती, जो सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम से पता चलती है, क्योंकि वो रिकॉर्ड सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम में ही मेंटेन किए जाते हैं। जैसे कि सेल्स का अमाउंट, परचेज का अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलते हैं। किस कस्टमर से कितना पैसा बकाया है, किस कस्टमर को कितना पैसा देना है, सप्लायर से कितना पैसा बकाया है, कितने खर्चे हो रहे हैं, कितने कमाई हो रही है। और ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए जरूरी होती है ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, अपने फैसले ले सके। लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, क्योंकि हमने देखा साइंटिफिक सिस्टम है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी रहती है। अब साइंटिफिक सिस्टम है तो सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, सारे काम सिस्टमेटिक तरीके से होंगे तो उसमें धोखाधड़ी होने के चांसेस कम है, उसमें मैनिपुलेशन होने के चांसेस कम है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से काम कर नहीं सकते, सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा, रूल के हिसाब से। सो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। लीगल अप्रूवल, हमने ये भी देखा है कि डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि लीगली अप्रूव्ड है, यानी कानूनी तौर पे सिस्टम को माना जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम को नहीं माना जाता कानूनी तौर पे। अगर हम कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो कि लीगल ऑब्जर्वेशंस में जरूरी हो, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बैंक में पैसा उधार लेने जाऊं, तो अगर मैं बैंक में पैसा उधार लेने जाऊंगा तो वो मेरे सिंगल एंट्री सिस्टम के अकाउंट्स को नहीं मानेंगे, वो केवल डबल एंट्री सिस्टम के अकाउंट्स को मानेंगे। कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम को मानते हैं। और कल को अगर हमारे ऊपर कोई केस हो जाए कंपनी के ऊपर और कंपनी अपने अकाउंट्स को एज एविडेंस यूज करती है, तो वही अकाउंट्स एविडेंस के तौर पे यूज हो सकते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम के फॉर्मेट में बने हो, ना कि सिंगल एंट्री सिस्टम के फॉर्मेट में। तो एक फायदा इसका ये भी होता है। अगला फायदा है कंपैरेटिव स्टडी। आपको पता है दो प्रकार के कंपैरिजंस होते हैं, इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म। कंपैरिजंस करने के लिए एक सिमिलर बेस होना जरूरी है। हम आइडेंटिकल चीजों में ही कंपैरिजन कर सकते हैं, अलग अलग चीजों में नहीं कर सकते। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में तो अपनी मर्जी से अकाउंट बनाते हैं, कोई दूसरा मेथड अपनाता है, कोई दूसरा मेथड अपनाता है। तो जब उनका बेसिस ही अलग है तो उसके बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता, और कंपैरिजन बहुत जरूरी होता है।
ये पता लगाने के लिए कि आगे क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ का कमियां हैं। सो वो कंपैरिजन तभी संभव है जब वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया गया। ये डबल एंट्री सिस्टम में कॉमन रूल है। अगर पर्सनल अकाउंट ये कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो सबको यही रूल अपनाना पड़ेगा, तो सबके बेसिस सेम होंगे। नेक्स्ट है हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि जब इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है तो इतनी इंफॉर्मेशन की किसे जरूरत होती है, मैनेजमेंट को, ताकि वो पता लगा सके कि कहाँ कहाँ गलतियां की है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, जैसे हमने पढ़ा था कि सिंगल एंट्री सिस्टम तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेस या सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के लिए सूटेबल है। डबल एंट्री सिस्टम ऐसा है कि इसको कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे कंपनी हो। ठीक है, ये इसके फायदे थे। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या कमियां हैं। इसमें ना बहुत से बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, जनरल बुक, लेजर दुनिया भर की तैयार करनी पड़ती है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है ना, बहुत होच पोच हो गया इतना ज्यादा काम। और इतनी बुक्स मेंटेन करने के लिए उतने ही एम्प्लॉयज भी चाहिए, उतने ही अकाउंटेंट्स भी चाहिए, तो ये खर्चा भी ज्यादा लगता है, इसमें एक्सपेंसिव है। फिर इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमने 3 रूल्स तो केवल पढ़ लिए सीधे, लेकिन ये 3 रूल्स तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। आपको अगर यही नहीं पता होगा पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है तो कहाँ रूल इंप्लीमेंट करेंगे, आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा रील अकाउंट है तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सिर्फ इन रूल से बात नहीं बनती, आपको अकाउंट्स की टेक्निकल नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है, जो सबके पास नहीं होती। एक कॉमन लेमैन है, आम इंसान है, उसके पास ये टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जिसने अकाउंट्स पढ़ी है उसी के पास होती है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। तीसरा पॉइंट, हमने एडवांटेजेस पढ़ा था कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी को बताता है कि काम एक्यूरेट है या नहीं। तो मैंने आपको तभी बताया था कि अगर दोनों का बैलेंस बराबर आया तो हम ये ज्यूम कर लेते कि गलती नहीं हुई, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल तो बराबर होगा। मान लीजिए डेबिट भी 10,000 क्रेडिट भी 10,000, लेकिन फिर भी हमने कुछ गलतियां कर दी होंगी। तो वो कौन कौन से एरर्स हैं, कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो ऐसी गलतियां हैं जिनके कारण डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस तो बराबर ही आता है, लेकिन वो गलतियां ही मानी जाएंगी। सो ब्रीफली हम अभी देख रहे हैं, इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है हमें। जब हम जनरल एंट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तब इनको और डिटेल्स में पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो देखो कौन कौन सी गलतियां है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला है एरर ऑफ ओमिशन। 4 टाइप के एरर्स हो सकते हैं। कैसे एरर्स? ऐसे एरर्स जिनसे ट्रायल बैलेंस के टोटल पे फर्क नहीं पड़ता, डेबिट क्रेडिट बराबर ही आएंगे। पहला है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गए। मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन थी जिससे डेबिट 10,000 होने चाहिए थे, क्रेडिट 10,000 होने चाहिए थे, तो दोनों साइड में 10,000 आते, तो हमारा डेबिट साइड का बैलेंस भी 10,000 बढ़ता और क्रेडिट का भी 10,000 बढ़ता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि डेबिट का टोटल 10 था, क्रेडिट का 10 था। अगर मैं एंट्री ये कर देता तो मेरा डेबिट का भी 20 का हो जाता, क्रेडिट का भी 20 का हो जाता, लेकिन मैं एंट्री करना ही भूल गया। अब एंट्री करना भूल गया तो ना वो मैंने डेबिट में की ना क्रेडिट में की, तो टोटल पे असर तो नहीं पड़ा, टोटल 10 का 10 ही रह गया, बट एक्चुअल में टोटल तो 20 का होना चाहिए था। तो ये ऐसी एंट्री है एरर ऑफ कमीशन की, जब हमको ये एंट्री करना भूल जाए, उससे डेबिट और क्रेडिट पे टोटल अमाउंट पे उनके बैलेंसेस बराबर ही रहेंगे, उस पर असर नहीं पड़ेगा। एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि हम रॉन्ग अमाउंट एंटर कर दिया। रॉन्ग अमाउंट कैसे एंटर कर दिया? भाई मुझे करने थे 6 रुपए एंटर, गलती से मैंने इसको उल्टा देख लिया, नोटबुक उल्टी पकड़ी थी, मैंने कर दिया 9 रुपए एंटर। अब इसकी वजह से क्या हुआ? डेबिट साइड में भी 3 रुपए ज्यादा दिखा दिए, क्रेडिट साइड में भी 3 रुपए ज्यादा दिखा दिए, लेकिन दोनों के बैलेंस फिर भी बराबर ही है, क्योंकि मैंने दोनों जगह ही रॉन्ग अमाउंट एंटर कर दिया। लेकिन इन रियलिटी गलती तो मैंने कर दी, आपने दोनों साइड 3 रुपए से ज्यादा इंक्रीज कर दिए। तो जब कोई अमाउंट गलत एंटर हो जाए दोनों साइड में, डेबिट भी क्रेडिट भी, तो वो कहलाता है एरर ऑफ कमीशन। अगला है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सही तरीके से फॉलो ना करें, गलत अकाउंट में एंट्री कर दे। साइड सेम रहेगा, मान लो मुझे करनी तो डेबिट साइड में ही थी, मैंने कर दी डेबिट में, लेकिन करनी थी मुझे मशीनरी के नाम से, मैंने कर दी गुड्स के नाम से। जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्नीचर,
फर्नीचर गुड्स भी हो सकते हैं, एसेट्स भी हो सकते हैं। अगर तो बिजनेस का काम है फर्नीचर बेचने का, तो उसके लिए वो गुड्स है। अगर फर्नीचर बेचने का काम नहीं है तो उसके लिए एसेट्स है। अब मान लीजिए मैंने फर्नीचर खरीदा था और मेरा काम है फर्नीचर को बेचने का, तो मुझे एंट्री क्या करनी चाहिए थी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? स्टॉक एसेट्स है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर बिजनेस में आया है, डेबिट कर दिया व्हाट कम्स इन। पेमेंट की, कैश गया, रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट्स है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया तो कैश क्रेडिट हो गया। तो मैंने डेबिट साइड में दिखा दिया 1000 रुपए का फर्नीचर, किस नाम से? स्टॉक के नाम से। क्रेडिट साइड में कैश दिखा दिया 1000 रुपए का। अब मुझे करना तो ये था, लेकिन मैंने गलती से क्या कर दिया, मुझे पता नहीं था कि ये स्टॉक होगा। मैंने तो बस ये देख लिया फर्नीचर है, मैंने कर दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टॉक की जगह क्या लिख दिया? फर्नीचर लिख दिया। फर्नीचर भी एसेट ही होता है, फर्नीचर बढ़ा है तो भी डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और कैश घटा तो क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट साइड तो मेरा सही है, पहले भी कैश 10,000 का था, अब भी कैश 10,000 का है, लेकिन डेबिट में मुझे दिखाना था स्टॉक 10,000 का, लेकिन मैंने दिखा क्या दिया? फर्नीचर दिखा दिया 10,000 का। तो डेबिट और क्रेडिट में तो फर्क नहीं पड़ा, मैंने दोनों जगह 10,000 दिखा दिए, लेकिन मैंने गलत अकाउंट में एंट्री कर दी। मुझे करना था स्टॉक अकाउंट में। अब जो स्टॉक 10,000 से बढ़ना चाहिए था वो 10,000 से कम रह गया, और फर्नीचर मैंने 10,000 से बढ़ा के दिखा दिया, तो इसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। लास्ट एरर है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब ऐसा है कि हम कई दो गलती ऐसी कर दे जो एक दूसरे को रेक्टिफाई कर दे। जैसे कि मैंने दो लेन देन किए, एक बार तो कैश इंक्रीज हुआ 10,000 से, 1000 से मान लेते चलिए, और एक बार कैश इंक्रीज हुआ 1500 से। ठीक है, मुझे दो बार दिखाना था। अब मैंने गलती ये कर दी कि जब मुझे 1000 दिखाने थे तब मैंने शो कर दिए कितने? 1500, या तब मैंने शो कर दिए मान लो 1700 शो कर दिए मैंने। ठीक है, और यहाँ पे जब मुझे 1500 शो करने थे तब मैंने गलती से 800 शो कर दिए। अब टोटल पे तो असर नहीं पड़ा, पहले भी 2500 का टोटल था, अब भी मेरे ख्याल से 2.5 का ही होगा, देख लेना कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है, मैंने बता रखा आपको मेरी मैथ्स वीक है। तो टोटल तो अब भी बराबर है, लेकिन मैंने क्या कर दिया? मैंने दो गलती ऐसी कर दी जिसने एक दूसरे को रेक्टिफाई कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सो ये कंपनसेटिंग एरर है। आज की क्लास के लिए था तो हमारा इतने टॉपिक। मैं एक बार एरर्स फिर से बता रहा हूँ, 1 मिनट लगाएंगे। 4 मिनट के 4 टाइप के एरर्स हैं: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब जब कोई हम एंट्री करना ही भूल जाए, तो जब करी नहीं है एंट्री, तो ना तो वो डेबिट साइड में की ना क्रेडिट साइड में की, उससे टोटल अमाउंट पे फर्क पड़ेगा, लेकिन डेबिट क्रेडिट फिर भी सेम रहेंगे, इसलिए ये एरर है क्योंकि टोटल अमाउंट पे फर्क पड़ा है। एरर ऑफ कमीशन, जब गलत अमाउंट एंटर कर दे, हम अमाउंट दोनों साइड एंटर किया, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, लेकिन दोनों में गलत कर दिया, तो दोनों का बैलेंस फिर भी सेम ही आएगा, दोनों इक्वल ही आएंगे, लेकिन दोनों या तो कम आए हैं या ज्यादा है। अगर हमने अमाउंट ज्यादा लिख दिया तो दोनों जितना बैलेंस होना चाहिए था उससे ज्यादा आया है, कम लग दिया तो जितना होना चाहिए था उससे कम आया। तीसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है हमने साइड में तो सही लिखा है, अगर डेबिट में लिखना था तो डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में लिखना था तो क्रेडिट में लिखा है, लेकिन हमने गलत अकाउंट में लिख दिया, गलत नाम से लिख दिया, है ना। लिखना हमें जैसे मान लो सेल्स था और लिखना डेबिट साइड में था, लेकिन हमने क्या कर दिया? गलती से परचेज लिख दिया, तो दोनों चीज में फर्क है, बेशक उस साइड का अमाउंट हमने सेम लिख दिया। ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंपनसेटिंग एरर का मतलब कोई भी दो ऐसी गलतियां जो एक दूसरे को रेक्टिफाई कर दे, जो एक दूसरे को रेक्टिफाई कर दे। तो ये इसकी कमियां थी। अगर हम कंक्लूजन करना चाहें तो गलतियां कम है, फायदे ज्यादा है। जो गलतियां हैं वो गलतियां इस मेथड में नहीं है, इस टेक्निक में नहीं है,
वो गलतियां तब होंगी जब जो आदमी अकाउंट्स बना रहा है वो केयरलेस होगा, वो इनएफिशिएंट होगा, उसे नॉलेज ना हो। सो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है और कॉमनली इसे ही यूज करना चाहिए क्योंकि एक साइंटिफिक सिस्टम। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म होता है।